हेलो, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है हम उसमें बात करेंगे कोठारी कमीशन। ये एक एजुकेशन कमीशन था जो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसको नियुक्त किया था हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों को देखने और सुधारने के लिए। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे इस पूरी वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या के अंदर पढ़ेंगे ये चीज़ें हम देख लेते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में जानेंगे। प्रेवलेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे कैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रो हुआ। देन इंडियन एजुकेशन सिस्टम कमिटीज, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सुधारने के लिए लगातार प्रयास हुए और कई तरह की ऐसी कमिटीज भारत सरकार के द्वारा गठन की गई। तो हम एक लिस्ट भी उसकी देखेंगे कुछ जो मुख्य कुछ कमिटीज हैं। देन है इंट्रोडक्शन टू कोठारी कमीशन। हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्शन। इसके क्या यूनिक फीचर्स थे, इसकी रिपोर्ट को कैसे बनाया गया, क्या उनके मेजर रिकमेंडेशंस थे, उसकी मेरिट क्या थी कमीशंस की, और उसके क्या डीमेरिट्स थे। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। Indian education system, as a result of widespread illiteracy, India has successfully adopted its education system to global standard. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो 70 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारा जो देश था अंग्रेजों की गुलामी की वजह से एकदम गरीब और मतलब पिछड़ा हुआ उस समय ऐसा महसूस हो रहा था। और जो एजुकेशन के नाम पे जो हमारा सिस्टम था वो बिल्कुल ही ध्वस्त था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो 1991 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 18.33% था, जबकि धीरे धीरे सुधार के साथ 2001 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 64.8% तक पहुंच गया, और यही रेशियो 2011 में 73% तक पहुंच गया। और आज हमारा जो देश है वो हायर एजुकेशन में काफी ऊंचाइयों पर जा चुका है, मुकाम पर। Prevalence of Indian education system after independence. Indian education system after independence, which was exclusive to elite, is now accessible to large segment of society. The government has set up various education committees to address the challenges of education, recommend comprehensive education policies and improve the education system. भारत सरकार ने लगातार इसके लिए प्रयास किए, कई तरह की कमिटियों का गठन किया, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी कमियों को धीरे धीरे सुधारने के कई तरह के प्रयास हुए। इसी क्रम में आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1948 में सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन का गठन किया गया, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी भी इसका नाम है, इसको कहते हैं। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हायर एजुकेशन को लेकर ध्यान दिया गया कि हायर एजुकेशन की जितनी परेशानियां हैं या कमियां हैं उनको हम ठीक करें, और उसके बारे में जो भी रिकमेंडेशंस हो वो सब, उसकी जिम्मेदारी पूरी राधाकृष्णन कमीशन को दी गई। उसके बाद 1952-53 में मुदालियर कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, और इसका जो मेन एम था वो सेकेंडरी एजुकेशन था कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो भी कमियां हैं उनको सुधारा जाए, उनको बताया जाए। आज़ादी के बाद ये जो ये दोनों जो कमिटीज थी, इनका शिक्षा के सिर्फ एक पहलू पर, मतलब किसी ना किसी एक हिस्से पर इन्होंने ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद जो तीसरा कमीशन आया 1964 में, यानी कि कोठारी कमीशन, ये एक ऐसा पहला कमीशन था जिसने शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। यानी कि चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है हमारा, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसने पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की, यानी उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि 1983 में चट्टोपाध्याय कमीशन आया था,
जो द नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट, यानी इसका जो मेन एम था वो शिक्षा के साथ साथ टीचरों की जो दशा थी उसको सुधारना भी था। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कोठारी कमीशन के इंट्रोडक्शन की तरफ, और उसके बारे में हम धीरे धीरे अब आगे बात करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू कोठारी कमीशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66, popularly known as कोठारी कमीशन, was a significant event in the history of education in free India. आजाद भारत का ये एक एजुकेशन का मतलब एक हिस्ट्री थी जो 1964 में शुरू हुई, और इसने एक अमूलचूल बदलाव किया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसको मतलब काफी हद तक इन्होंने जो सुधारने का जो हाथ था वो कोठारी कमीशन का था। अब इनका जो ये इनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर डी एस कोठारी, ठीक है, जिसको भारत सरकार ने 1964 में कहा था कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ एक्शंस लें, कुछ एक रिपोर्ट तैयार करें, कमेटी तैयार करें जो जिसकी वजह से जिसकी अध्यक्षता आप करें। तो इनकी अध्यक्षता में डी एस कोठारी जी की ये कमीशन बना था। डी एस कोठारी का पूरा नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी था, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का जो नाम पड़ा वो कोठारी कमीशन नाम पड़ा। द द थर्ड कमीशन इन पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आजादी के बाद ये तीसरा कमीशन था। इसकी जो शुरुआत हुई, यानी इस कमीशन का जो गठन हुआ था वो 14 जुलाई 1964 को हुआ था, ठीक है। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ, लेकिन जो इन्होंने अपना काम शुरू किया था वो 2 अक्टूबर 1964 यानी गांधी जयंती के दिन, अ, उनके जन्म दिवस के दिन इन्होंने अपना जो कार्यभार था अपनी कमेटी का वो सब शुरू किया। और इसी के साथ इन्होंने 2 साल बाद 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये इनकी रिपोर्ट का टाइटल था। इनकी कमेटी में टोटल 17 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 मेंबर्स जो थे वो फॉरेन कंट्रीज के थे, यानी बाहर की कंट्री। वो कंट्रीज थी यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान। ये यूएसएसआर राष्ट्रीय संघ करके जो पहले का देश था जो कि अब रशिया है, तो ये रशिया देश था। इन 5 देशों से भी एक एक प्रतिनिधि थे इनके साथ में, जो इस कमेटी के मेंबर थे। इसका जो उद्देश्य था कि बाहर के लोगों को भी इस कमेटी में लेना। अब तक के जो कमेटीज थी उसमें इंडियन लोग थे, और वो मतलब इंडिया में जो प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, उसका सॉल्यूशन इंडिया में ही ढूंढ रहे थे। लेकिन इनका जो मोटिव था, इन्होंने कहा कि अगर हमें पूरे विश्व के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उनकी जो तौर तरीके हैं या उनके जो शिक्षा व्यवस्था की खूबियां या खामियां हैं वो हमें पता होनी जरूरी है। तो ये जो एक्सपर्ट्स थे इन्होंने हमें ये हेल्प दी कि हम इनकी हेल्प से पूरी दुनिया के लेवल के हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन कर सकें, ताकि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अब इस कमीशन के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या यूनिक फीचर्स थे इस कमीशन के, ठीक है। आजादी से पहले और आजादी के बाद कुल मिलाकर अब तक 5 कमीशंस थे, जिन्होंने किसी एजुकेशन सिस्टम के किसी एक हिस्से के साथ डील किया, बट पूरे एजुकेशन सिस्टम को किसी ने ध्यान में नहीं रखा। बट ये एक पहला ऐसा कमीशन था जिसने होल एजुकेशन सिस्टम पर अपना फोकस रखा और उसके उत्थान के लिए अपने रिकमेंडेशंस दी, अपनी रिपोर्ट को तैयार किया। ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर तक या एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन तक रुक कर नहीं रहा,
बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एक विस्तृत रूप जो कह सकते हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम का, तो पूरे विस्तृत रूप पर इन्होंने ध्यान दिया। यानी कि बच्चे की सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, उसका सभी जो हर स्तर का जो जितनी भी मतलब उसके विकास से लेकर विकास के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, सब पर इन्होंने ध्यान दिया। Another unique feature of the commission was its conviction that education is the most powerful instrument of national development. इनकी जो कमीशन था उसकी ये खास खास बात थी कि इन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल और इमोशनल जो वैल्यूज थी उसको जोड़ा अपने कमीशन के साथ। यानी उनकी रिपोर्ट में ये चीज साफ दिखती है कि जो भी वो सिर्फ एक कागजी वो नहीं था, मतलब उसके साथ उनके इमोशंस और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी दिखती थी कि हाँ इन्होंने इसको एक उनके अनुसार जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल एक हथियार है उनके हाथ में, जिससे वो अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। मतलब वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे तो कि शिक्षा ही वो चीज है जो उनके जो हमारे भारत देश को आपस में जोड़ सकती है और उसे आगे ले जा सकती है और उसका विकास हो सकता है। तो ये चीज वो समझ गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार किया। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय हित को, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर, मतलब राष्ट्र को इसमें इन्होंने आगे रखा। थर्ड है द इंटरनेशनल कंपोजिशन ऑफ कमीशन इज आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम सिर्फ अगर बात करते हैं साथ चलने की, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की पूरे विश्व के साथ, तो हमें सिर्फ भारत की परेशानियों को ही ध्यान में रखते हुए नहीं काम करना होगा, बल्कि बाहर के जो देश हैं उनके उनसे मतलब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज को अपने अंदर सुधार कर सकें और उसके लिए पहले से हम तैयार रह सकें। तो जो 5 लोगों को इन्होंने ऐड किया था अदर कंट्रीज के, उनके साथ ये मतलब कुल मिलाकर यही फायदा हुआ। ये एक इसका बहुत मुख्य फीचर है, यूनिक फीचर है इस कमीशन का। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी रिपोर्ट को कैसे तैयार किया इसके बारे में कुछ बात करेंगे। द कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्क ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। जैसे कि मैंने भी बताया था आपको, इन्होंने अपने जो कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने का जो काम शुरू किया था वो 2 अक्टूबर और 1964 में शुरू किया था अपना काम। इसके लिए इन्होंने 12 टास्क फोर्सेस और 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे, जो पूरे इंडिया में घूम घूम कर जगह जगह इंटरव्यूज और मतलब लोगों से पूछताछ करना और उनके विचारों को जानना और उनकी परेशानियों को समझने का काम किया। इन्होंने करीब करीब 9,000 आदमी और औरतों का इंटरव्यू लिया, जिसमें पब्लिक लाइफ मतलब आम जनता भी शामिल थी, एजुकेटर्स शामिल थे, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्कॉलर्स, इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो। इन्होंने सबका एक इंटरव्यू लिया और सबसे उनकी परेशानियों और उनके जो कमियां थी, जितनी भी चीजें उनको जानने और समझने की कोशिश की। द कमीशन spent about 100 days in visiting universities, colleges, schools, and held discussion with teacher, educationists, administrator, and students. It received and scrutinized 2400 memorandum and notes. इन्होंने अपना जो ये 2400 का पन्नों का मतलब एक दस्तावेज और कागज बनाया। तो कमीशन को जो पूरा टाइम लगा वो 421 महीने लगे और आखिरकार इन्होंने 29 जून 1966, 29 जून, यहाँ 29 डेट नहीं लिखी है, मेंशन नहीं की मैंने, आपसे ध्यान में रख सकते हैं। 29 जून 1966 को इन्होंने अपने जो रिपोर्ट थी उसको सौंप दिया।
The program report of the commission. The program of educational reconstruction proposed in this report fall into three broad categories. जो इनकी एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने जो चीजें बताई उनको तीन मुख्य भागों में अगर हम रखें तो वो था इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम so as to relate it the life needs and aspiration of the nation, यानी कि पूरे जो एजुकेशन सिस्टम था उसका एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना, पूरी तरह से उसमें बदलाव लाना जो भी कमियां थी, और ताकि ये जो है हमारी आम जो लाइफ है और उसकी ज़रूरतें हैं उससे जुड़ सके, और हमारे जो राष्ट्र है उसकी जो एस्पिरेशंस है यानी जो राष्ट्र की आशाएं है, क्योंकि उस समय क्या था, देश काफी पिछड़ा हुआ था, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी कि शिक्षा या इस तरीके से लोग पढ़े लिखे और अपने देश को मतलब कुछ प्रोडक्टिव करके दें, ताकि देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके, देश ग्रो कर सके और फटाफट से डेवलपमेंट कर सके जल्द से जल्द। क्योंकि उस समय क्या था कि हमारा देश लूले की तरह था, वो एक तरीके से मतलब आधी टांग पे खड़ा हुआ, तो उसको खड़ा करने का जो काम था वो एजुकेशन ही कर सकता था। इसलिए इस तरीके से राष्ट्र के लिए एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया गया। दूसरा है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो सिर्फ कागजी ना रह जाए, मतलब कलम और किताब तक ना सीमित रहे, वो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन हो जो कि बच्चे के अंदर एक बदलाव लाए, एक वैल्यूज को निर्माण करे, ताकि वो अपने देश के लिए काम करें और अपने मतलब अपना डेवलपमेंट करें और अपने साथ साथ देश को भी आगे ले जाएं। और जो देश है हमारा वो कम से कम कुछ सेक्टर्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बराबरी कर सके। थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, यानी उस समय क्या था कि जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ना किताबों मतलब कॉपी किताबें तो आम बात थी, पर बाकी जो जितने फैसिलिटीज थी उन सभी की पूरी तरह से कमी थी। तो जितने भी हमारी नीड्स थी उन सबको फुलफिल करना भी जरूरी था, यानी जो फैसिलिटीज थी एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, या क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसमें जितनी चीज़ें की ज़रूरत है, या फिर डेवलपमेंट के लिए और भी जो चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज होती हैं, तो उन सब का एक एक्सपेंशन करना मतलब एक विस्तार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में ये हमारा विकास संभव हो सके। अब हम बात करेंगे इसके जो कमीशन जो था, उन्होंने कई तरह, वैसे तो इन्होंने कई बहुत सारी सजेशंस दी थी, पर हम इसमें से कुछ मेजर सजेशंस जो हैं उसके यहाँ पे शॉर्ट नोट है, मतलब ये बुलेट्स हैं, तो इस एक एक करके हम सारे बुलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हमने इसको आगे दो मेजर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश की है रिकमेंडेशंस को। तो सबसे पहले हम इनके बुलेट नोट्स को जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट, डिफेक्ट इन द एग्जिटिंग एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी का, जो मतलब उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसको जानना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। दूसरा, शिक्षा के एम्स को निर्धारित किया गया। तीसरा, जो हमारे टीचिंग का जो मेथड है, यानी टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। चौथा, जो टेक्स्ट बुक है, जो करिकुलम है, जो मतलब किताबों में जो सिलेबस वगैरह हुआ करता था वो वेल डिफाइंड नहीं था, और एक तरीके से मतलब प्लान नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक को भी प्लान करने का पूरा पूरा मतलब उसके ऊपर ध्यान दिया कि हम पूरे करिकुलम को डिजाइन किया जाए और पूरे टेक्स्ट बुक को फिर से डिजाइन किया जाए, ताकि वो जो हमारे एम्स हैं उसको पूरा कर सके। इस तरह की टेक्स्ट बुक हो, इस तरह का सिलेबस हो बच्चों का। सिक्स पॉइंट, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड, इन्होंने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए काम किया, और उसके स्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ी बात, जो प्राइमरी मतलब कितना प्राइमरी एजुकेशन कितने टाइम का हो, सेकेंडरी एजुकेशन कितने टाइम का हो, हायर एजुकेशन कितने टाइम का हो, ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने
मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और उसका एक प्लान तैयार किया। सातवां, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, यानी जैसा मैंने अभी बताया था, इन्होंने सिर्फ एक भाग को नहीं ध्यान दिया, बल्कि विद्यार्थी के विकास के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं उन सभी हिस्सों पर ध्यान दिया। तो फिजिकल वेलफेयर पर भी ध्यान दिया गया। एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया, क्योंकि उस समय क्या था कि भारत में मतलब शिक्षा की कमी थी, तो लोगों में एक अंधविश्वास और भ्रांतियां, इस तरह के मतलब पिछड़ी हुई सोच, ये सारी चीजें काफी हद तक फैल चुकी थी। तो औरतों की शिक्षा पर भी इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी कि औरतों को शिक्षा देनी चाहिए और इस पर ध्यान दिया गया। नाइन्थ पॉइंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका मतलब ये था कि जो एक टीचर है उसका रोल सिर्फ स्कूल तक ना सीमित हो, यानी कि अब बच्चा पढ़ा, टीचर ने स्कूल में बच्चे को कुछ पढ़ाया और बच्चे को समझ नहीं आया, तो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि उसके पूरा जो उसकी पूरी गाइडेंस दी जाए, उसको पूरा काउंसिल किया जाए, ठीक है। यानी उसको कोई भी दिक्कत आए, किसी भी वक्त आए, तो वो अपने टीचर से वो चीज डिस्कस कर सके, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो एक गाइडेंस का काम, गाइडर का काम करे टीचर, ना कि सिर्फ एक टीचर के रोल तक सीमित रहे। 10वां है प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। उससे जो वो समय था उससे पहले शिक्षा पर कोई मतलब इंस्पेक्शन या सुपरविजन इस तरह का नहीं होता था, तो व्यवस्था बिल्कुल ढीली पड़ी थी, एक तरीके से सुस्त पड़ी हुई थी। पर इन्होंने ये कहा कि उसके लिए उसका समय समय पर इंस्पेक्शन और जांच भी होना जरूरी है, ताकि व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से चल सके। और एक 11वां पॉइंट है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला था जो इन्होंने जो वो समय था वो ऐसा था कि जो हमारी साउथ इंडिया है, मतलब दक्षिण भारत, वहाँ एक तरफ तमिल और इस तरह की मतलब उधर की भाषा अलग है, नॉर्थ की भाषा अलग थी, ईस्ट वेस्ट की भाषा अलग है। तो वो एक ऐसा समय था कि हमें एक ऐसी भाषा चाहिए थी या एक ऐसा पुल चाहिए था जो इनको आपस में जोड़ सके, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और जब कम्युनिकेट करेंगे तभी हम एक हो सकते थे। तो इसके लिए इन्होंने एक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया और ये सोचा कि मतलब इसके थ्रू जो हमारा देश है वो आपस में जुड़ सकेगा। आगे है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन पर ध्यान दिया इन्होंने। 13 नंबर, सेलेक्टिव एडमिशन, यानी कि जो बच्चों का एडमिशन था उस पे भी मतलब उनके जो प्रोसेस वगैरह थी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर डिफाइन किया गया। 14 है वोकेशनल एजुकेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनके कोठारी कमीशन के हिसाब से। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान हो ये सही, मतलब ये काफी नहीं। उसके लिए क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करी चीजें जो उसके जिसको करके वो अपनी आजीविका आगे भी चला सके। ऐसा भी मतलब जैसे क्राफ्ट हो गया या और अलग अलग तरह की जो एडिशनल चीजें होती हैं, वो सब चीजें भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। 15 पॉइंट, एजुकेशन ऑन मोरल्स एंड रिलीजन। जो सिलेबस था उसमें मोरल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए और जो रिलीजन है उसके खिलाफ जो मतलब भ्रांतियां फैली हुई थी उन सबको मतलब जागरूक करने के लिए भी इसको एजुकेशन सिस्टम में स्थान दिया गया, और मतलब खास स्थान दिया गया, ताकि बच्चों में शुरुआत से ही जो ये सारी भ्रांतियां ये सबको दूर किया जा सके शिक्षा के माध्यम से। 16 पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। इन्होंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड काफी तरह के मतलब बहुत सारे सजेशंस दिए, ताकि हायर एजुकेशन को ये बेहतर कर सकें। 17 पॉइंट, टीचर एजुकेशन। ना सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, बल्कि टीचर की क्वालिटी और टीचर के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपने विचार दिए, और मतलब उनकी ट्रेनिंग पर खास ध्यान देने को कहा गया, और उनका जो एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल मेंटेन करने को कहा गया कि हाँ, टीचर इतनी डिग्रीज और इतने उसके साथ बाद ही बच्चों को पढ़ा सकता है, या इस तरीके से, या इस तरह की ट्रेनिंग उसे लेनी पड़ेगी ताकि एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मेंटेन हो सके। एडल्ट एजुकेशन, 18th पॉइंट, एडल्ट एजुकेशन पर ध्यान दिया गया।
19 वही यूनिवर्सिटी के एम्स ऑब्जेक्टिव और फंक्शन यानी हायर एजुकेशन से रिलेटिव इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उससे जुड़ा है ये। 20 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स यानी कि कौन सी चीजें, जैसे कुछ अधिकार होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जो जिनके फैसले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनके लिए राज्य स्तर पर काम किया जाता है। तो ये चीजें पहले डिफाइन नहीं थी, तो इसको इन्होंने डिफाइन किया कि हाँ भाई आपके अधिकार क्षेत्र में ये चीजें आती हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र में तो राज्य अपने इन मसलों को सुलझाएगा शिक्षा से जुड़े, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी इन इन मुद्दों को या इन इन चीजों को शिक्षा से जुड़े इन पर अपना जो काम है वो करेगा सेंटर। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिफाइन किया। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि वही कि किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बच्चों को जमीनी ज्ञान होना चाहिए, इस पर इन्होंने ध्यान दिया। यानी कि उसे कई तरह के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, वोकेशनल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस एक तरीके काफी हद तक मिले जुले से ही हैं कि वही जमीनी ज्ञान होना चाहिए, जो चीजें हम सीख रहे हैं वो सिर्फ किताबों तक पढ़ के सीमित ना हो, उसको हमें करना आना चाहिए। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड थर्ड पॉइंट इवेल्युएशन यानी बच्चे इवेल्युएशन पॉइंट, यहाँ पर 23rd पॉइंट जो है इवेल्युएशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों का मूल्यांकन होता था कोठारी कमीशन से पहले, वो एक मतलब कोई फिक्स प्रोसेस नहीं थी जिसके जरिए ऐसा कुछ हो रहा हो। अ, उत्तर भारत में कहीं कुछ अलग चीजें अपनाई जा रही हैं, दक्षिण भारत में अलग अपनाया जा रहा है, इस तरीके से था। तो इन्होंने इवेल्युएशन के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए उसको भी डिफाइन किया, यानी कि हाँ बच्चे का इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो उसको इसी प्रक्रिया से गुजारा जाना चाहिए, उसके इस तरह के टेस्ट वगैरह लेनी चाहिए। तो इवेल्युएशन पर भी खास ध्यान दिया गया। अब हम रिकमेंडेशंस को दो बड़े एस्पेक्ट के रूप में देख के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनके जो शिक्षा और राष्ट्र से जुड़े उद्देश्य थे उनको पाने के लिए क्या रिकमेंडेशंस दी गई, और दूसरा एजुकेशन एजुकेशनल स्ट्रक्चर ओनली, यानी कि दूसरा जो हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था उससे रिलेटेड क्या रिकमेंडेशंस दी गई। देखिए एजुकेशन से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है हम उसको भी एक्सप्लेन अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, बट जो सेकंड पॉइंट है वहां पर मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आगे और वीडियोस में। तो इनका जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया 10+2+3, यानी कि जो हमारी प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक का जो टाइम है वो कम से कम 10 साल की स्टडीज होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम हायर सेकेंडरी में जाते हैं, देन 3 साल की हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन 3 साल का, और प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। उसके बाद हम कोई मतलब ये जो 10 था 10 साल की शिक्षा, इसके बाद उनका कहना था कि 10 साल की शिक्षा के बाद हम कोई बड़ा राष्ट्रीय लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे वो बोर्ड सिस्टम जो है कि 10 साल की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बोर्ड देना, तो वो इसके अंदर ही था। तो इन्होंने पूरे एजुकेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ठीक है। प्राइमरी जैसे 2 से 3 साल का प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी फिर सेकेंडरी में भी ऐसे इन्होंने बताया, और हायर एजुकेशन 3 साल की होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने उनके टाइम पीरियड को और उनके सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वे और प्लान वे में डिफाइन किया। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब हम फर्स्ट पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एजुकेशन रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन, तो वो ये वही फर्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और राष्ट्रीय जो उद्देश्य हैं, यानी एजुकेशन को हमारी नॉर्मल लाइफ से जोड़ना, ठीक है, हमारी जो ज़रूरतें हैं उससे जोड़ना, और जो समाज की और इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं या कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर राष्ट्र हित के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे देश को उस समय आगे ले जाना बहुत ज़रूरी था, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था,
इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और एजुकेशन के लिए अवेयरनेस लाना ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें जो थी राष्ट्रहित में थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या-क्या पॉइंट दिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सेकंड प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, थर्ड एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, फोर्थ डेवलपिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको हम अब थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। जैसा मैंने भी आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पहला पॉइंट, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए जो इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस रेकमेंड की, वो थी कि शिक्षा में साइंस साइंस जो एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। यानी जब शिक्षा के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर साइंस से रिलेटेड चीज़ें डेवलप होंगी, तो कई तरह के जो, जैसे आज हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे जा चुका है, तो इस तरीके से साइंस की जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इन्होंने उसकी साइंस शिक्षा पे ध्यान दिया। सेकंड, जैसा मैंने पहले बताया था कि किताबी ज्ञान ना हो, ज़मीनी ज्ञान हो, यानी वर्क एक्सपीरियंस पर इन्होंने ध्यान दिया। टू inculcate the value of manual work of the commission recommend that introduction of work experience in the school education, यानी कि चीज़ों को करके सीखने का जो तरीका है वो उस पर ध्यान दिया गया। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सीख रहे हैं या जान रहे हैं, जिसको उन्होंने रेकमेंड किया, तो उसका एप्लीकेशन करना आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इंडस्ट्री का क्षेत्र है या एग्रीकल्चर का क्षेत्र है या व्यापार है, इन सभी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सके, ठीक है। ज़रूरतों के हिसाब से टेक्निकल चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री में हम कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और जैसे मतलब अलग अलग तरह की, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो अलग अलग तरह की मशीनों का प्रयोग करना, इस तरीके से उनको कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर में बात करें तो ट्रैक्टर और इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना, ये इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द हम अपने काम को निपटा पाएंगे और टाइम की बचत होगी, और प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी, जल्दी और बेहतर उत्पादन कर सकेंगे हम। और फोर्थ पॉइंट वही है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें भी आनी चाहिए, जिससे वो अपनी, जिसको सीख कर समझ कर आगे की अपना वो जीवन यापन कर सकें और देश को भी एक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और उसको आगे ले जा सकें। हमारा सेकंड पॉइंट था प्रोमोटिंग प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जैसा मैंने भी आपको पहले बताया था कि उस समय देश एक मतलब बिखरा बिखरा सा था, भाषा के आधार पर कह लो या धर्म के आधार पर कह लो, आजाद हुआ था तुरंत, तो उनमें एक एकजुटता, एक रूपता जो लानी थी, उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि जो राष्ट्र है उसको इंटीग्रेट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम की मतलब ज़रूरत थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है कॉमन स्कूल सिस्टम, सादा स्कूल। इससे जो तात्पर्य है, ये एक ऐसा रिकमेंडेशन थी उनकी, जो हम अगर कहें तो ये आज तक भी जमीन पर उतर नहीं पाई। उनका कहने का मतलब था इस पॉइंट के अंदर कि कोई ऐसा ना हो कि कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है जहाँ वो एक भी रुपए नहीं दे रहा है, तो उसको अलग तरह की एजुकेशन मिल रही है, और कहीं कोई लाखों रुपए भर के प्राइवेट स्कूल में एक अलग लेवल की एजुकेशन को ले रहा है। इनका जो कहना था कि सभी एक जगह पर पढ़ें, एक जैसा पढ़ें, ताकि राष्ट्र में जो मतलब एक जो खाई पैदा हो रही है उच्च और नीच की और अमीर और गरीब की, वो खाई जो है वो बराबर हो सके उनके इंटीग्रेशन में। सेकेंड पॉइंट था सोशल एंड नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि अलग अलग तरह की स्कीम्स वगैरह का भी इसमें निकाला गया, ताकि जो उनको है जोड़ने का जो काम कर सके, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में जो खाई थी उसको ये पूरा कर सके, इसलिए इस तरह की स्कीम्स का स्कूल में निकाला गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लैंग्वेज पॉलिसी, अब जो, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो
देश है वो भाषा के आधार पर एक तरीके से बटा हुआ था। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि कोई इस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी लाई जाए जो समाज को जोड़ सके। यानी कि सिर्फ एक तरफ उनकी मदर लैंग्वेज है और दूसरी तरफ कोई ऐसी भाषा हो जो सभी एक मतलब सभी के बीच कॉमन हो। तो इस तरह की भाषा का एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसके लिए उन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी बनाई। फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। यानी कि इसका मतलब जो अवेयरनेस था, अवेयरनेस लाने से, यानी कि जो हम जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं अपनी जो कल्चर है और जो हेरिटेज है उन चीज़ों को भूलना नहीं, बल्कि उनके बारे में और ज़्यादा बच्चों को अवेयर करके उनको और बताना कि हाँ हमारा इस तरह का इतिहास था, और उसके लिए एक स्ट्रांग विश्वास फेथ क्रिएट करना, ना कि उसे धीरे धीरे भूल जाना। ठीक है, उसको अपने साथ लेकर चलना, अपने इतिहास को भी। तो एक नेशनल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करना भी इसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया था। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, एजुकेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। यानी कि जो समाज था वो धीरे धीरे बदल रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी, तो उसके साथ क्या चेंजेस आ रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। फर्स्ट पॉइंट है कीप पेस विद एडवांटेज ऑफ नॉलेज। यानी कि जैसे जैसे हम नॉलेज लेते जा रहे हैं, साइंस की हो या टेक्नोलॉजी की हो नॉलेज, तो उसके साथ एक मतलब संयम रखना, ताकि ये ना कि हम एकदम से नॉलेज आ गई तो कुछ चीज़ों को भूल जाएं या अपने संयम को खो दें और अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करें या ठीक प्रकार से इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो उसके लिए एक संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं उसको एक संयम के साथ एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके, ना कि ड्रास्टिक हो। कीप एब्रेस्ड विद सोशल चेंजेस। यानी कि जैसे जैसे समाज बदल रहा था, समाज बहुत तेजी से बदल रहा था, जो चेंजेस आ रहे थे, तो उसके साथ कहीं मतलब पीछे ना हो जाना, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लायक बन पाना। ये इस पॉइंट का मतलब है। अगेन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि वोकेशनलाइजेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। यानी कि इनका कहना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ। तो इस पर इन्होंने खास करके पूरे उसमें काफ़ी ध्यान दिया था। फोर्थ पॉइंट है सोशल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। यानी कि बच्चों के अंदर सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है, उनको चीज़ों को मतलब उनकी वैल्यूज उससे जुड़ी होनी चाहिए, तभी वो देश को और उसके हितों को समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने जो सिलेबस था उसमें प्रेरक कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड करवाई। एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रेकमेंड किया कि हाँ भाई एक्स्ट्रा पीरियड भी देना चाहिए बच्चों को इस चीज़ के लिए कि बच्चे टीचर उनको समझाए बुझाए, कहानियाँ सुनाए, प्रेरक कहानियाँ सुनाए, ताकि उनमें इस तरह की वैल्यूज़ का निर्माण हो सके। तो इस तरीके से उनके जो करिकुलम था उसमें इसको खास स्थान दिया गया। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमने एजुकेशन और नेशनल ऑब्जेक्ट में पढ़े। ये पहला पॉइंट जो था रिकमेंडेशन का, और सेकंड पॉइंट उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम जान चुके थे। अब हम इसकी बात करेंगे कि इस कमीशन की क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे। ये 2 पॉइंट हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर म, बात करते हैं मेरिट्स ऑफ कमीशन की। तो जो पहला मेरिट है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि जो स्कूल की जो एजुकेशन थी, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और ये सारी एजुकेशन, इसके लिए इन्होंने खास काम किया। और उस जैसे कि बताया था मैंने, उसके टेक्स्ट बुक को सुधारना, उसके स्ट्रक्चर को सुधारना और इन सारी चीज़ों पर मतलब स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया।
फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है वो एक ढर्रे पे चलता चला आ रहा था एक तरीके से। तो उसके लिए प्रिंसिपल बनाए गए, उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून इस तरीके से बनाए गए, और ताकि उस पर बेहतर तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर सके। थर्ड पॉइंट, गाइडेंस टू द एजुकेशन प्लानर, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम को जो प्लान कर रहे थे उनको बेहतर तरीके से गाइडेंस दी गई। फोर्थ, ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेंट विद टाइम, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके किसी एक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया, उसके एक विस्तृत रूप पर ध्यान दिया गया, और ये अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट भी थे। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा खास ध्यान दिया और उसके लिए कई तरह की सजेशंस दी। सिक्स पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव थॉट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी सबसे जो इनकी खासियत खास बात थी इस कमीशन की, वो ये थी कि जो प्राइमरी, इनका मानना था कि बच्चे का जो बेस है अगर वो हम बचपन से ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर उसको हम बचपन से ही चीज़ें सिखाते हैं बताते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे काम करेगा। तो यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में ही एक विस्तृत रूप लेके इन्होंने बच्चों को सिखाया और पढ़ाया, उनके करिकुलम के हिसाब से बताया, मतलब रेकमेंड किया। सजेशंस, सेवेंथ पॉइंट है सजेशंस रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्टेंट विद टाइम। सेम उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के, मतलब ये सारे पॉइंट्स एक तरीके से रिपीट हो रहे हैं, आप उसको ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में बेहतर इंप्रूवमेंट की, सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट की, हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट की, इन्होंने सब में इंप्रूवमेंट की, बस वही सेंटेंसेज हैं जो बस थोड़े से अलग तरीके से मोड़ तोड़ के यहाँ पर रखे जा रहे हैं। एट्थ पॉइंट है प्रॉपर पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर ध्यान दिया, वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया, मतलब सभी पहलुओं को लिया। उसी में जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन था, यानी भारत जो है वो खेती के लिए काफी, मतलब ज्यादातर हिस्से, यहाँ का जो ज्यादातर हिस्सा है, भाग है, वो खेती पर निर्भर करता है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन पर भी एक प्रॉपर प्लान और पॉलिसी तैयार की गई। नाइन्थ पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन साइंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। जैसे कि मैंने बताया था अभी, जो साइंस एजुकेशन है और साइंटिफिक रिसर्च है, जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर खास ध्यान दिया गया ताकि देश को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाया जा सके। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर सजेशन रिलेटेड टू टीचर स्टैंडर्ड एंड ट्रेनिंग। जैसा कि ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था, टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए खास ध्यान दिया गया। उसके बाद है एम्फेसाइज्ड ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, सेम पॉइंट है। प्रॉपर प्लान एंड ब्रॉड नेचर ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी कि वही चीज़ें हैं, उसको एक अलग भाषा में लिखा गया है बस, कि जो एडल्ट एजुकेशन थी उसके लिए प्रॉपर प्लान और एक विस्तृत सोच रख के उसको तैयार किया गया। आगे बात करेंगे इसमें डी मेरिट्स की, कि इस कमीशन की कुछ डी मेरिट्स भी थी, यानी अपनी ही कुछ गलतियों में ये फंस के इनकी गलतियां शामिल, मतलब सामने आई। जैसा कि पहला है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि इन्होंने कुछ अधिकार सेंटर को दिए और कुछ अधिकार इन्होंने राज्य सरकार को दिए, स्टेट गवर्नमेंट को दिए। तो कहीं ना कहीं अपने सजेशंस में एक, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन क्रिएट हो गई। कुछ चीजें जो थी वो राज्य सरकार के भी अंडर आ गई और वो सेंटर के अंडर भी आ गई इनके सजेशंस के मुताबिक। अब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन ये थी कि अब उस पे राज्य सरकार अपना फैसला देगी या सेंटर अपना फैसला देगी, तो किसके फैसले को ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था चीजों को लेकर, उसको डिफाइन करने में कहीं ना कहीं चूक हुई। जम्बल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर क्या है कि जब इन्होंने एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन करने की जब कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें, मतलब इतनी ज्यादा सजेशंस दे दी कि अपने स्ट्रक्चर को में एक जंबल तरीके से, मतलब एक जाल सा बुन गया। जैसे कि बात अगर हम इसमें और अच्छे तरीके से समझें इसे,
प्री प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने 1 से 3 साल के लिए बोला, प्राइमरी एजुकेशन को 4 से 5 साल के लिए बोला, अपर प्राइमरी को 2 से 3 साल, सेकेंडरी एजुकेशन को 2 से 3 साल और ग्रेजुएशन को 3 साल। तो इसमें अब दो डिफेक्ट सामने आते हैं। पहला, ये 2 साल 3 साल ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, मतलब क्लियर तरीके से जैसा ये बताना चाहते थे, जो स्ट्रक्चर ये मतलब शो करना चाहते थे, वो क्लियरली पहुंच नहीं पाया। कहीं पे कुछ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, कहीं पर कुछ कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, तो मतलब जो ये स्ट्रक्चर देना चाहते थे वो क्लियरली नहीं हो पाया। सेकंड, ये पूरी कंट्री में होल नहीं हो पाया, जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं कोई स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा था, कहीं कोई स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा था, तो इस तरीके से। और थर्ड पॉइंट है डिफेक्टिव लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें जो इन्होंने एक कोशिश की थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के जरिए राष्ट्र को मतलब जोड़ा जाए, उनको जोड़ने की कोशिश जो की थी वो भी एक तरीके से असफल साबित हुई। मतलब उनके जो परिणाम थे वो सामने उतने जिस उम्मीद से इसको बनाया गया था वो नहीं आ पाए, तो ये एक इसकी डीमेरिट हो गई। फोर्थ पॉइंट है अननेसेसरी सजेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। इन्होंने जो हायर एजुकेशन था उसके लिए कुछ ज़्यादा ही अपने सजेशंस दे दिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले जो हायर एजुकेशन है उसका एक नॉर्मल लेवल हो, फिर उसका एक स्टैंडर्ड लेवल हो, यानी एक एक तरफ तो वो बराबरी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने एक खाई सी बना दी कि हाँ भाई, इन्होंने एक बात में दो बात कर दी है। मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज हो और एक तरफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो, यानी कि बच्चा दो तरह की एजुकेशन लेगा। तो अपनी सजेशंस में एक डायलेमा शो हो रहा था इनके। द कमीशन सजेस्टेड हैवी करिकुलम। अब जब इतनी सारी चीजें इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में जोड़ने और बदलाव लाने की कोशिश की, तो जो हमारा करिकुलम था बच्चों के लिए वो एकदम से भारी हो गया। जब उसके लिए एक रिव्यू किया गया करिकुलम के लिए, तो पाया गया कि बच्चों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि कई तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें इन्होंने अपने करिकुलम में ऐड कर दी थी। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में भी इनके कई तरह के सजेशंस और आइडियाज कॉन्ट्राडिक्ट हुए, ये इनका डीमेरिट साबित हुआ। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने भी हायर एजुकेशन का वाला भी एग्जांपल लिया था कि एक तरफ वो एक स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ नॉर्मल हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन के ही दो हिस्से, यानी जो बच्चा एक कुछ बच्चे कहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं। और अगर एक और एग्जांपल लें तो जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको इन्होंने फ्री और कंपलसरी बोला, यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसको फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक तरफ तो इन्होंने ये कहा और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि वहां पर जो बच्चे हैं प्राइमरी में वो सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सबको मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड है बस वही ले सकता है इसमें एडमिशन। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है इनके सजेशन के बीच में, तो ये इनका एक डीमेरिट हो गया। तो ये कुछ इनके डीमेरिट्स थे। सो इतना ही था हमारे कोठारी कमीशन में। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला के हिसाब ने ऐसा वर्ड्स यूज किया था, मतलब उनने ये बताया था कि एजुकेशन ही जो एक ऐसा शस्त्र है जो हम अपने समाज और देश को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भावना इनके कोठारी कमीशन के रिपोर्ट में भी झलकती थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपको इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, या और कोई टॉपिक पर अगर वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।